बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और व्यूवर्स आप देख रहे हैं स्टैटिस्टिक्स ट्यूटोरियल्स बाय मोहम्मद उस्मान और हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी का है और इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे हम बात कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हमने 4 मज़ीद न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना है और वो क्वेश्चन नंबर्स कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 26, 27, 28 एंड 29 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। आज के लेक्चर में हम जो क्वेश्चंस करेंगे इसमें एडिशनल लॉ भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन लॉ की तरफ भी जाएंगे और फिर मुख्तलिफ इवेंट्स को बना के फिर उन पे इन लॉज को अप्लाई करना सीखेंगे। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं जिस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं थ्योरी में कि हमारे पास एडिशनल लॉज भी दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए और दूसरा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए कोई भी दो इवेंट्स हैं तो उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी यानी उनका एडिशनल लॉ जो है ये बराबर होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी के। और इसको हमने एक्सियोमेटिक डेफिनेशन के अंदर बात भी की थी कि दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी लाजमी बराबर होनी चाहिए उन दोनों की प्रोबेबिलिटी की एडिशन के बराबर। और अगर हमारे पास दोनों गिवन इवेंट्स जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है बल्कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पे माइनस करना पड़ता है फैक्टर दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी को। कॉमन फैक्टर्स अगर मौजूद हैं यानी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो उन दोनों के कॉमन एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी को फिर माइनस करना पड़ेगा यानी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी और फिर माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी फिर इंटरसेक्शन का एलिमेंट यहाँ पे आ जाता है। इसी तरह हमारे पास अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन लॉज के हवाले से तो मल्टीप्लिकेशन लॉज भी व्यूअर्स दो तरह के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए और सेकंड वन फॉर डिपेंडेंट इवेंट्स। अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हमारे पास कोई भी दो गिवन इवेंट्स ए और बी के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लिकेशन के, जिसको हम सिंपल वे में सॉल्व करते हैं अभी तक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। अब हम प्रोबेबिलिटी का ये लॉ इस्तेमाल करना सीखेंगे। और अगर हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट्स हों तो फिर डिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियोस में उस पर भी बात करेंगे, उस लॉ को देखेंगे और उसके मुतालिक फिर प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करना सीखेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है 6.26 और इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करना सीखते हैं। बड़े गौर से स्टेटमेंट को सुनिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह की स्टेटमेंट होती है कि जिस पे हमें लॉज को अप्लाई करना ज़रूरी हो जाता है, डायरेक्ट वे में प्रोबेबिलिटी हासिल हम नहीं कर सकते। हमारे पास अकॉर्डिंग टू राइटर क्वेश्चन नंबर 6.26 में A and B can solve 60% and 80% of the problems in a book respectively। हमारे पास A और B दो कोई पर्सन्स हैं और उन दोनों के किसी बुक के अंदर मौजूद जितने भी टोटल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी गिवन है। जो A पर्सन है वो 60% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है और जो B पर्सन है वो 80% को सॉल्व कर सकता है। व्यूअर्स यहाँ पे बड़ी आसानी से हमें पता चल सकता है अगर हम थोड़ा सा गौर करें स्टेटमेंट पे। अगर तो ए और बी 50-50% प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के काबिल होता है फिर तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते थे कि 50% ए सॉल्व कर सकता है 50% बी तो हो सकता है कोई कॉमन ऐसे क्वेश्चंस ना हो जो दोनों सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक 60% कर रहा है एक 80% कर रहा है, लिहाजा हमारे पास इट मीन्स कि कुछ ना कुछ सवालात लाजमी ऐसे होंगे जो दोनों पर्सन्स जो हैं वो सॉल्व करने के काबिल होंगे, सॉल्व कर सकते होंगे। लिहाजा इन दोनों के इवेंट्स जो हैं यानी पर्सन ए का क्वेश्चन को सॉल्व करना और पर्सन बी का कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना, इनके दरमियान कॉमन एलिमेंट्स लाजमी मौजूद होंगे। कुछ ना कुछ कॉमन क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर होंगे जो ए भी सॉल्व कर सकता होगा और बी भी सॉल्व कर सकता होगा। इसलिए फिर हम जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आएंगे तो हमें ये चीज़ फिर जहन में रखनी चाहिए कि ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है क्योंकि एक 60% कर सकता है एक 80% कर सकता है। तो लाजमी बात है कॉमन सवालात यहाँ पे फिर मौजूद हैं जिनको दोनों पर्सन सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की चाहिए? व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ईदर ए और बी कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम चूजन एट रैंडम। कि अगर एक प्रॉब्लम को चूज़ किया जाए तो प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की फाइंड कर दें कि उसको ए सॉल्व कर दे या बी कर दे। यानी हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए ए और बी की और आर की ऑप्शन जहाँ पे आए वहाँ पे हम एडिशनल लॉ की तरफ जाते हैं यानी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी हमें रिक्वायर है जो कि बराबर होगी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्यों माइनस वाला फैक्टर आया? क्योंकि पहले हमने बात कर ली स्टेटमेंट को पढ़ते हुए कि ये ऐसे इवेंट्स हैं जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं यानी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हैं, लिहाजा फिर एडिशनल लॉ भी नॉट म्यूचुअली वाला लगेगा यानी हमें फिर कॉमन एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी को माइनस करना पड़ेगा। अब हमारे पास पी ऑफ ए तो गिवन है 0.60 और पी ऑफ बी गिवन है 0.80।
अब बात आती है कि हमारे पास इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कहाँ से आएगी, क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है। अब एक और बात यहाँ पे सोचने वाली, अगर कोई दो पर्सनस हैं, वो किसी बुक को लेके उसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, किसी एक पर्सन का क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना या ना कर लेना किसी दूसरे पे इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि हम इन जनरल बात कर रहे हैं। यहाँ पे कोई चीटिंग केस का जिक्र नहीं हो रहा कि चीटिंग होने के चांसेस भी मौजूद हैं या नहीं है, उस चीज़ को तो हम लेके ही नहीं आ रहे, क्योंकि किसी एक पर्सन का सवाल कर लेना, किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, वो इफेक्ट नहीं करता दूसरे पे। उसने अपने आईक्यू लेवल के कोई इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और जो पर्सन बी है उसने अपने आईक्यू लेवल के मुताबिक, अपनी प्रैक्टिस के मुताबिक, अपना जो है इंटेलिजेंस लेवल के मुताबिक उसने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लिहाजा किसी एक पर्सन का क्वेश्चन सॉल्व करना या ना करना किसी दूसरे पे इफेक्ट नहीं करता, लिहाजा फिर ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट भी हो गए आपस में। इसलिए हमें इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी हासिल करने के लिए फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लॉ की तरफ आना पड़ेगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स का। अभी मैंने बात की शुरू में कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स में मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या होता है, दोनों की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी के, यानी 0.60 मल्टीप्लाई बाय 0.80, और फर्स्ट टू फैक्टर्स की एडिशन 1.40 के बराबर है। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास 0.92 प्रोबेबिलिटी आ गई। इंतहाई आसान क्वेश्चन है। यूनियन का लॉ, एडिशनल लॉ यूज़ करना पड़ा। कोई ए और बी दो पर्सनस हैं, वो सवालात को सॉल्व कर सकते हैं, इसका मतलब है कि वो लाजमी कॉमन सवाल मौजूद होंगे जिनको वो सॉल्व कर सकते होंगे, क्योंकि 50-50 से ज़्यादा परसेंटेज दोनों की गिवन है, तो लिहाजा फिर कॉमन एलिमेंट्स मौजूद होंगे। इसलिए हमें ए और बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, यानी ए यूनियन बी की, तो फिर इस पर लॉ भी नॉट म्यूचुअली वाला इस्तेमाल होगा, कॉमन एलिमेंट्स वाला। लिहाजा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और फिर बात आई कि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी किस तरह आएगी। अगर क्वेश्चन में गिवन ना हो तो फिर हमें देखना पड़ता है कि आया कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं या डिपेंडेंट हैं। अगर इंडिपेंडेंट हैं तो फिर इंडिपेंडेंट वाला लॉ यूज़ हो जाएगा इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के लिए, जो कि हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी, और फिर हमने वैल्यूज़ पुट करने से आंसर हासिल कर लिया। आइए अब देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो भी एडिशनल लॉ की एप्लीकेशन ही है। कुछ नंबर ऑफ पर्सनस गिवन हैं जिसमें मेन और वुमेन्स गिवन है, और उसके बाद फिर उनका आई कलर का दूसरा इवेंट का जिक्र है कि आई कलर उनका ब्राउन है या कुछ और कलर है। और फिर उसमें से हम देखेंगे कि क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, लिहाजा ये भी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, और उस पर भी फिर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वाला ही हम एडिशनल लॉ इस्तेमाल करेंगे। आइए सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। जब व्यूअर्स, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 6.27 में, अ क्लास कंटेन्स 10 men एंड 20 वुमेन्स, टोटल 30 पर्सनस हैं, जिसमें से हमारे पास ये 10 men हैं और उसके बाद हमारे पास ये 20 वुमेन्स हैं। मेंस के सामने हमने लिख दिया टोटल तादाद 10 है, और वुमेन्स के सामने हमने लिख दिया ये टोटल तादाद हमारे पास 20 है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मज़ीद हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है कि आउट ऑफ विच हाफ मेन एंड हाफ वुमेन हैव ब्राउन आइज़। फिर दूसरा इवेंट ब्राउन आइज़ का है कि ये जो टोटल 10 men हैं इनमें से हाफ ब्राउन आइज़ वाले हैं, लिहाजा मैंने ऊपर ब्राउन और नॉट ब्राउन को रिप्रेजेंट कर दिया। हाफ ब्राउन वाले और हाफ वुमेन्स भी ब्राउन आइज़ वाली हैं, यानी 10 में से फिर हाफ का मतलब क्या हुआ कि 5 men हैं जिनके आइज़ ब्राउन है। और इसी तरह वुमेन्स अगर 20 हैं तो इनमें से हाफ यानी 10 वुमेन्स ऐसी हैं जिनकी आइज़ ब्राउन है, लिहाजा हाफ मेन एंड हाफ वुमेन्स हैव ब्राउन आइज़। अब हमें प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की चाहिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन चूजन एट रैंडम, यानी एक सिंगल पर्सन की सिलेक्शन करनी है। यानी टोटल अगर 30 पर्सनस हैं, 10 men और 20 वुमेन्स, तो टोटल केसेस क्या हो जाएंगे 30C1, एक सिंगल पर्सन की सिलेक्शन करनी है। 30C1 एन ऑफ एस आ जाएगा, यानी 30 हमारे पास इसका आंसर आता है एन ऑफ एस का। प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की चाहिए कि वो सिंगल पर्सन मैन हो और हैज़ ब्राउन आइज़, या फिर वो ब्राउन आइज़ वालों में से आए, यानी मैन में से आए या ब्राउन आइज़ वालों में से। अब आपको देख ही पता चल जाना चाहिए कि ओ और आर की वजह से हम एडिशनल लॉ की तरफ जाएंगे, प्लस साइन की तरफ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें नॉट म्यूचुअली वाला लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि मैन जो हैं वो हमारे पास ऐसे भी हैं कि जो ब्राउन आइज़ वाले भी हैं, क्योंकि दो बातें हो रही हैं इस क्वेश्चन में, एक जेंडर की और एक आई कलर की। अब इन दोनों इवेंट्स के दरमियान कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हैं। मैन भी ऐसे हैं जिनकी ब्राउन आइज़ हैं और वुमेन्स भी ऐसी मौजूद हैं जिनकी ब्राउन आइज़ हैं, तो लिहाजा हमारे पास ये दोनों इवेंट्स आपस में जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, बल्कि नॉट म्यूचुअली हैं, यानी इनमें कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हैं। इसलिए फिर जो लॉ इस्तेमाल होगा वो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वाला होगा। हम क्या करेंगे कि मैन आर हैज़ ब्राउन आइज़ की प्रोबेबिलिटी चाहिए, हम मैन की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, फिर ब्राउन आइज़ की फाइंड कर लेंगे, और फिर उन पे नॉट म्यूचुअली वाला लॉ इस्तेमाल कर लेंगे, और फिर देखेंगे कि कॉमन एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, उसको माइनस कर देंगे।
तो हमारे पास लेट ए बी द इवेंट ऑफ मेन, कि वो जो एक पर्सन है वो मेन में से आए, तो फिर एन ऑफ ए क्या होगा 10C1, क्योंकि मेन टोटल 10 है, लिहाजा 10C1 10 आ जाता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस, यानी 10/30, क्योंकि एन ऑफ एस हमारे पास 30 है। हमने पहले बात कर ली हुई है इस पर कि हमारे पास टोटल 30 पर्सनस हैं, जिनमें से एक के चांसेस क्या होंगे 30C1, यानी एन ऑफ एस आ जाएगा 30। तो हमारे पास लेट बी बी द इवेंट ऑफ ब्राउन आइज, कि ब्राउन आइज का इवेंट अब हमने लेट कर लिया उसको बी, तो फिर ब्राउन आइज में से आने के केसेस, ब्राउन टोटल कितने हैं जी 15 है टोटल ब्राउन, अभी जस्ट ब्राउन का बात हो रही है, इस पे अब जेंडर का जिक्र नहीं आएगा। ब्राउन टोटल 15 है, उनमें से एक के केसेस क्या होंगे 15C1, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 15/30। इसी तरह हमारे पास जो है फिर अब कॉमन एलिमेंट्स भी हमने देख लिए कि जो मेन वाला इवेंट है और ब्राउन आइज वाला इवेंट है, इसमें ये कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये 5 ऐसे हैं जो कॉमन हैं, यानी ये मेन भी हैं और ब्राउन आइज वाले भी हैं। तो लिहाजा फिर कॉमन एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी के लिए कॉमन की तादाद फाइंड करेंगे, कॉमन में से आने के केसेस फाइंड करेंगे, उसको टोटल पर डिवाइड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आएगी, यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगी 5C1 के, क्योंकि उनकी तादाद 5 है और उनमें से आने के केसेस 5C1 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कॉमन एलिमेंट्स की हमारे पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन ऑफ एस, यानी 5/30। और अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए थी असल में मेन आर हैज़ ब्राउन आइज, यानी ए और बी, यानी ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए, और ये क्योंकि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, लिहाजा ये बराबर होगी पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और पी ऑफ ए हमने फाइंड कर ली अभी 10/30 है, पी ऑफ बी 15/30 और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉमन एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी, इसीलिए हमने उसको फिर यहाँ पे फाइंड किया था, क्योंकि हमें पता चल चुका हुआ है कि इसमें कॉमन एलिमेंट्स मौजूद हैं इवेंट्स में, मेन वाले में और ब्राउन आइज वाले में, इसलिए फिर इस पे जो ला लगेगा उस पे हमें कॉमन एलिमेंट्स की प्रोबेबिलिटी चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे फाइंड कर ली थी कि कॉमन एलिमेंट्स क्योंकि 5 हैं मेन में और ब्राउन आइज में, लिहाजा फिर उसमें से आने के केसेस 5C1 थे और उसकी प्रोबेबिलिटी 5/30, लिहाजा उसको जब हमने यहाँ पे पुट किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन व्यूअर्स ये आ जाएगा 20/30, जो कि आंसर आ जाता है हमारे पास 2/3। ये हमने प्रोबेबिलिटी हासिल कर ली कि एक पर्सन की सिलेक्शन करनी है, 2 इवेंट्स हैं और उन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स भी मौजूद हैं, तो मेन आए या ब्राउन आइज वाला आए, इस पर हमने एडिशनल लॉ अप्लाई किया और उसके बाद प्रोबेबिलिटी हासिल कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6.28। इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। अब हम विदाउट रिप्लेसमेंट की तरफ जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस लास्ट तक लाजमी देखें, इसमें हम एडिशनल लॉ की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके बाद विदाउट रिप्लेसमेंट की सिचुएशन जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं थी की, उसको भी सॉल्व करना सीख रहे हैं। तो लिहाजा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6.28, अ बॉक्स कंटेन्स 9 टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 9। हमारे पास एक बॉक्स के अंदर 9 स्लिप्स हैं पेपर्स की, या 9 टिकट्स का नाम उन्होंने दे दिया। एक ही बात है, हमारे पास 9 टिकट्स हैं और उन पर नंबर लिखा हुआ है 1 to 9, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। इसमें अगर आप अपनी आसानी के लिए पहले से इंफॉर्मेशन अलहदा कर लें कि हमारे पास 1 to 9 में 5 ऑड नंबर होते हैं, यानी 1 3 5 7 एंड 9, और उसके बाद इवन इसमें 4 होंगे, यानी 2 4 6 एंड 8, क्योंकि 10 शामिल नहीं है, 9 तक नंबर्स हैं, लिहाजा 5 ऑड हो गए, 4 इवन हो गए। अब प्रोबेबिलिटी जो हमें चाहिए उसको अगर हम इस तरह एक ही स्टेप में करेंगे ज़्यादा इजी रहेगा। अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे, स्पेस ज़्यादा लगेगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, जिस चीज़ का हमें बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है उसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग करने का, ज़्यादा टाइम पेपर में कंज्यूम होगा। लिहाजा ज़्यादा इजी वे जो समझने के लिए है वो यही है कि इसको एक स्टेप में ही किया जाए। वैसे ABCDEF इस तरह 6 इवेंट सेलेक्ट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट एक ही स्टेप में करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। प्रोबेबिलिटी हमें किस चीज़ की चाहिए कि 3 टिकट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बैग 1 at a टाइम। अब ये बात समझने वाली असल के 1 at a टाइम का मतलब क्या होता है। जिस तरह विदाउट रिप्लेसमेंट वाली सिचुएशन होती है वही 1 at a टाइम सिलेक्शन में भी होती है। जिस तरह आप 3 टिकट से सिलेक्ट करके एक ही दफ़ा में देखें, पहली जब देख लें आपको पता है कि आड आ चुका हुआ है, तो अब आपके जहन में आ जाएगा ना कि अब आड एक आ चुका हुआ है, लिहाजा अब सेकेंड टाइम में आड के चांसेस जो हैं पहले से कम हो जाएंगे। इसी तरह दूसरे पे अगर इवन आ गया है तो तीसरे पे फिर लाजमी बात है अब इवन के चांसेस भी जो पहले स्टेप में मौजूद थे वो नहीं रहेंगे, कम हो गए होंगे। लिहाजा बिल्कुल सेम जो है विदाउट रिप्लेसमेंट वाली सिचुएशन होती है 1 by 1 सिलेक्शन करते हुए जो होती है,
विदाउट रिप्लेसमेंट में, या फिर वन एट अ टाइम सिलेक्शन भी सेम बात है। लिहाजा ये बात अब पहले आपने अपने जहन में क्लियर कर लेनी है कि वन एट अ टाइम का मतलब क्या है, कि आप 1 बाय 1 करके सिलेक्शन कर रहे हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट से कर रहे हैं। ये सेम तरीका का होता है वन एट अ टाइम का। लिहाजा हमारे पास फिर प्रोबेबिलिटी रिक्वायर है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर अल्टरनेटिवली ईदर ऑड इवन ऑड और इवन ऑड इवन। हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए जी ऑड इवन ऑड और इवन ऑड इवन की। ये मैंने लिख लिया जी, सबसे पहले इस तरह ब्रैकेट में लिख लें, इवेंट को लेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हमने जब प्रोबेबिलिटी का साइन यूज़ कर लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी ब्रैकेट में ऑड इवन ऑड और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ऑड इवन चाहिए। इट मीन्स कि इसकी प्रोबेबिलिटी और की वजह से प्लस और फिर इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब पहले देखते हैं जी ऑड इवन ऑड के केसेस क्या होंगे। पहले स्टेप में अगर टोटल 9 नंबर्स हैं और 5 ऑड हैं और 4 इवन है उसमें से, तो फिर पहले ऑड के चांसेस क्या होंगे 5/9, क्योंकि 5 ऑड हैं और टोटल 9 है, तो लिहाजा एक ही नंबर की सिलेक्शन कर रहे हैं। तो पहले नंबर को हम देख रहे हैं एक को, फिर उसके बाद दूसरे नंबर को, वो भी एक सिंगल नंबर है, फिर तीसरे नंबर को देखेंगे वन एट अ टाइम जब कर रहे हैं तो वो भी एक सिंगल नंबर होगा। तो पहले स्टेप पे एक सिंगल ऑड आने के चांसेस क्या होंगे 5/9। फिर दूसरा यानी एंड सेकंड इज इवन, इवन तो अभी 4 पूरे हैं लेकिन टोटल में से अब कम हो गया है एक, यानी 9 के बजाय 8 रह गए। तो सेकंड स्टेप पे इवन के केसेस क्या होंगे 4/8 एंड थर्ड इज आल्सो ऑड। तो लिहाजा हमारे पास एंड की वजह से मल्टीप्लाई और थर्ड ऑड के केसेस क्या होंगे, अब ऑड भी एक कम हो गया हुआ है और टोटल में से 2 कम हो गए हुए हैं, क्योंकि पहले स्टेप में ऑड आया हुआ है और 2 स्टेप हो चुके हैं। लिहाजा 4/7 प्रोबेबिलिटी होगी थर्ड स्टेप पे ऑड नंबर के आने की। पहले पे ऑड यानी 5/9, दूसरे पे इवन 4/8, तीसरे पे ऑड, फिर 4/7। या फिर इवन ऑड इवन आए, यानी यहाँ की वजह से प्लस आ जाएगा इवन। पहले पे इवन के केसेस क्या होंगे 4/9, क्योंकि इवन 4 है, लिहाजा 4/9 एंड सेकंड ऑड यानी 5/8, क्योंकि 8 तो पूरे हैं, टोटल में से अभी एक इवन गया है, यानी 9 के बजाय 8 रह गए हैं, लेकिन 8 तो पूरे हैं 5, लिहाजा 5/8 एंड थर्ड इज इवन, यानी एक इवन भी आ चुका हुआ है पहले स्टेप में, दूसरे में ऑड आ चुका हुआ है, यानी टोटल में से 2 गए और इवन में से 1 गया। तो लिहाजा तीसरे स्टेप में इवन के केसेस क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/7। तो ये हमारे पास व्यूअर्स आफ्टर सिंप्लीफिकेशन टोटल प्रोबेबिलिटी आएगी। पहले स्टेप की ऑड इवन ऑड की प्रोबेबिलिटी 80/504 है, यहाँ की वजह से प्लस आ गया, और दूसरे में इवन ऑड इवन की प्रोबेबिलिटी को जब हमने सिंप्लीफाई किया तो ये 60/504 और ये आंसर आ गया 5/18 जो फाइनल आंसर है। अगर किसी को कोई मज़ीद इशू हुआ तो कमेंट्स में लाजमी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में स्टेटमेंट अवेलेबल है, पहले उसको बड़े गौर से स्टेटमेंट को समझें, फिर उसके बाद वीडियो को सुन के गौर से स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ आएँ। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट्स में पूछें, आपको लाजमी उसका आंसर किया जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6.29 को, इसके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करना सीखते हैं जी। अकॉर्डिंग टू राइटर हमारे पास क्या है, 2 ड्राइंग्स ईच ऑफ 3 balls आर मेड फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 5 white and 8 black balls. The balls are not being replaced before the next trial. अब यहाँ तक स्टेटमेंट को समझ लें तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आ जाएगा। 2 ड्राज करने जी हमने, 2 ड्राइंग्स है, पहले 3 बॉल की सिलेक्शन करनी है, फिर उसके बाद उसको वापस नहीं रखना, उनको तीनों को निकाल देना है, फिर 3 की दूसरी सिलेक्शन करनी है। ये चीज़ असल में समझने वाली है कि पहले स्टेप में 3 की सिलेक्शन, फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में हमारे पास क्या है, फिर 3 की सिलेक्शन, लेकिन किस कंडीशन के मुताबिक कि पहली तीनों निकल गई, यानी अब कम हो गई हैं 3, अब बाकी जो बची हैं उनमें से 3 की सिलेक्शन करनी है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट ड्रा विल गिव 3 white एंड सेकेंड ड्रा विल गिव 3 black balls। पहला ड्रा जो है 3 white दे, दूसरा ड्रा में 3 black balls आएँ, और एंड की ऑप्शन आने, यानी फर्स्ट ड्रा विल गिव 3 white एंड फिर यानी मल्टीप्लाई आ जाएगा, सेकंड ड्रा विल गिव 3 black balls, यानी इन दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी फाइंड करके इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो व्यूअर्स सबसे पहले हम आते हैं, लेट ए बी द इवेंट ऑफ फर्स्ट ड्रा विल गिव 3 white। तो फर्स्ट ड्रा में वाइड के आने के चांसेस क्या होंगे, वाइड में अगर इंटरेस्ट है तो वाइड में से 3 के केसेस क्या है 5C3 यानी 10 टोटल केसेस, क्योंकि टोटल 13 में से 3 की सिलेक्शन कर रहे हैं, लिहाजा 13C3 यानी 286, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस यानी 10/286 के। और लेट बी बी द इवेंट हमें फिर करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लैक बॉल्स की भी सेकंड ड्रा की भी बात है, तो लिहाजा लेट बी बी द इवेंट ऑफ सेकंड ड्रा विल गिव 3 black balls।
अब ब्लैक में से 3 के केसेस क्या होंगे, यानी NFB 8C3, क्योंकि ब्लैक तो पूरी हैं। पहले स्टेप में अभी हमने वाइट के केसेस और उसकी प्रोबेबिलिटी को देखा, अब ब्लैक पे आए हैं तो ब्लैक की तादाद तो अभी 8 पूरी है कि 8 ब्लैक बॉल्स हैं, उनमें से अब 3 के केसेस क्या होंगे 8C3 यानी 56। और NFS क्या होगा अब इसकी दफ़ा, क्योंकि फर्स्ट ड्रा हो चुका हुआ है और राइटर ने बड़ा क्लियर कहा हुआ कि हमने रिप्लेस नहीं करनी बॉल्स, यानी उनको बाहर निकाल देना है। लिहाजा अब हमारे पास टोटल 13 की बजाय 10 बच गई होंगी सेकेंड ड्रा में। टोटल केसेस अब किस तरह से आएंगे 10C3, क्योंकि अब टोटल बॉल 13 नहीं है 10 हैं, यानी 8 ब्लैक हैं और 2 वाइट अब रह गई हुई हैं, क्योंकि पहली 3 हमने निकाल दी हुई हैं। लिहाजा हमारे पास अब NFS 10C3 आ जाएगा 120 और प्रोबेबिलिटी ऑफ B आ जाएगी NFB ओवर NFS यानी 56 ओवर 120। हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए फर्स्ट ड्रा विल गिव 3 वाइट एंड सेकेंड ड्रा विल गिव 3 ब्लैक, यानी हमने A और B अगर इनको कहा हुआ है तो A एंड B की प्रोबेबिलिटी चाहिए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमारे पास ये बराबर होगी P ऑफ A इंटू P ऑफ B के, और हमारे पास 10 ओवर 286 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ B यानी 56 ओवर 120, और फाइनल आंसर ये 7 ओवर 429 आ गया। बड़े अहम क्वेश्चंस हैं, समझने वाले क्वेश्चंस हैं, और अगर इन क्वेश्चंस को आप बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हो तो आपको बेसिक प्रोबेबिलिटी के 90% कॉन्सेप्ट जो हैं वो समझ लें कि आपके क्लियर हो गए। इसके बाद हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे मज़ीद बात करेंगे, डिपेंडेंट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना सीखेंगे। अच्छा, ये जो हमारे पास इवेंट्स हैं A और B, इसमें अगर हम बात कर लें B डिपेंड कर रहा है A पे। B जो है उसमें नंबर ऑफ़ टोटल केसेस जो हैं ये कम हो गए हैं, नंबर ऑफ़ टोटल बॉल्स 10 रह गई 13 की बजाय, यानी ये डिपेंड कर रहा है A पे, तो लिहाजा ये हैं तो डिपेंडेंट इवेंट्स। लेकिन अभी हमें फॉर्मेट जो है डिपेंडेंट इवेंट्स का अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जो एक सिंपल वे में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं उसी वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए ज़्यादा ईजी भी रहेगा। तो लिहाजा इन क्वेश्चन को बड़े गौर से समझिए, अगर कोई इशू है तो कमेंट्स में पूछिए, लाजमी आपके क्वेश्चंस का आंसर किया जाएगा। इन क्वेश्चन को किए बगैर आपको प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझना मुमकिन नहीं है। अगर आप जितनी भी वीडियोस अभी तक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम कर चुके हैं इनको बड़ी अच्छी तरह से अगर आप समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लेते हैं तो इसके बाद हमारे पास बेसिक प्रोबेबिलिटी में हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात आ जाती है, बेस थ्योरम की। जस्ट ये चंद एक टॉपिक्स हैं जिसको हम सॉल्व करना सीखेंगे मज़ीद, बाकी आपका बेसिक प्रोबेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो लाजमी कमेंट्स में फीडबैक दीजिएगा, अगर कोई मसला है तो पूछिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।